चलिए हम लोग अब अगले टॉपिक टुवार्ड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इस टॉपिक को कवर करते हैं। आपको पता है 1922 में गांधी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वापस ले लिया या विथड्रॉ कर लिया। तो सवाल आपका इस वाले पैराग्राफ सबसे पहले बन सकता है कि गांधी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को विथड्रॉ क्यों किया। यानी जब आंदोलन इतना क्लासिक तरीके से, इतना शानदार तरीके से चल रहा था, आंदोलन में सफलता मिल रहा था, तो 1922 में उन्होंने इस आंदोलन को विथड्रॉ क्यों कर लिया। तो यहाँ पे गांधी ने रीज़न साइट किया, कारण बताया। क्या कारण बताया कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इट वाज टर्निंग वायलेंट इन मेनी प्लेसेस। एग्जाम्पल के लिए चौरी चौरा जो प्लेस है गोरखपुर में, वहाँ पे जो क्राउड थी, पब्लिक थी, उसने पुलिस स्टेशन को जला दिया था। तो ये कहा जा रहा है कि नॉन कोऑपरेशन इन मेनी प्लेसेस मूवमेंट टर्नड वायलेंट है। उसके अलावा जो मूवमेंट में इन्वॉल्व थे, जिनको हम सत्याग्रही थे, उनको प्रॉपरली ट्रेनिंग देना था। ट्रेनिंग का मतलब क्या है, गांधी के जो प्रिंसिपल थे, आइडियाज़ थे, उनको प्रॉपर तरीके से अभी और समझना है, सीखना है। उसके अलावा कांग्रेस के जो लीडर्स थे वो नॉन कोऑपरेशन को से टायर्ड हो चुके थे, क्योंकि ये मास स्ट्रगल था। तो मास स्ट्रगल को आप बहुत लंबे समय तक कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं। तो कांग्रेस के लीडर्स थे वो प्रोविंशियल इलेक्शन से पार्टिसिपेट करना चाहते थे, इसलिए नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट काफ़ी हद तक फेल हुआ। तो नॉन कोऑपरेशन के फेलियर के जो रीजंस हैं वो कौन कौन से थे। नॉन कोऑपरेशन, जिससे आपसे परीक्षा में सवाल पूछ लिया जाए, वाई डिड महात्मा गांधी डिसाइडेड टू विथड्रॉ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, तो आपका आंसर क्या रहेगा। He felt movement was turned violent in many places. Satyagrahi needed properly training. Plus, in Congress leader tired because of mass struggle, and they wanted to participate in election which was scheduled as per the Government of India Act 1919. ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कानून पास किया था। ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडिया में रूल कर रही थी, तो कई मौक़ों पर उन्होंने कानून पास किया था, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो ये जो एक्ट था, इस एक्ट में कहा गया था कि इंडिया में इंडियंस का रिप्रेजेंटेशन बढ़ाने के लिए काउंसिल इलेक्शन को शेड्यूल किया गया है। उसके अलावा कांग्रेस पार्टी के भीतर सी आर दास मीन्स चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू, इन्होंने कांग्रेस पार्टी के अंदर एक अलग पार्टी बनाई, स्वराज पार्टी। और ये पार्टी जो थी, ये काउंसिल इलेक्शन या जो इलेक्शन शेड्यूल था वो उस इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना चाहते थे। लेकिन कांग्रेस के जो अदर लीडर्स थे, जवाहरलाल नेहरू हो गए या सुभाष चंद्र बोस हो गए, वो रेडिकल मास एजुकेशन का मतलब क्या होता है, वो चाहते थे कि आंदोलन और तेज हो और इंटेंसिफाई हो, और वो इंडिया के लिए इंडिपेंडेंस पूरी चाहते थे। ये ना हो कि इंडिया को कोई डोमिनियन स्टेटस का मतलब क्या है कि ब्रिटिश प्रेजेंस इंडिया में बना रहेगा, लेकिन इंडियन भी एडमिनिस्ट्रेशन में इंगेज होंगे, शामिल होंगे। तो जो कांग्रेस के लिबरल्स लोग थे, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के रूल के फेवर में थे, तो वो डोमिनियन स्टेटस के फेवर में बात कर रहे थे। लेकिन नेहरू या सुभाष चंद्र बोस इंडिया का फुल इंडिपेंडेंस का डिमांड कर रहे थे। अब 1927 के आसपास कुछ ऐसे कंडीशन होते हैं, कुछ ऐसे कंडीशन क्रिएट होते हैं, जिसकी वजह से महात्मा गांधी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च किया। सिविल डिसोबीडियंस का मतलब क्या होता है कि यहाँ के जो सिविलियन हैं, यहाँ के जो नागरिक हैं, अब वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को डिसरिगार्ड करेंगे, डिसोबे करेंगे मैसिवली या बहुत ही बड़े स्तर पे। उसी को हम कहते हैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है। तो ना ये आंदोलन जो लॉन्च किया गया था, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1929 और 30 के बीच में, तो उसके आंदोलन से पहले इंडिया में इंडिया में नहीं, वर्ल्ड लेवल पे दो मेजर डेवलपमेंट हुए थे, है ना। तो मतलब जो इंडिया में इंटरनल डिबेट था या सिचुएशन था या डिसेंशन था या जो डिसएग्रीमेंट था इंडियन पॉलिटिक्स में, जो मेजर डिबेट चल रहे थे, उस डिबेट में दो रीजन रिस्पॉन्सिबल थे। पहला था वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन। ये क्या है, वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन का मतलब क्या है कि आपके जो मेजर इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्री थे, प्रोडक्शन तो बहुत कर रहे थे, मैन्युफैक्चरिंग तो बहुत कर रहे थे, लेकिन उनका डिमांड बहुत कम हो गया। उसके अलावा जो फार्मर थे, जब वो सरप्लस या एक्स्ट्रा प्रोडक्शन कर रहे थे, तो उनका एक्सपोर्ट डिक्लाइन हो गया। कोई कंट्री उनके एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए रेडी नहीं था। तो 1920 और 30 के बीच में जो दो मेजर डेवलपमेंट होता है, एक होता है वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन, मीन्स जो इकोनॉमिक क्राइसिस है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, वो वर्ल्ड लेवल पे था, डिफरेंट कंट्री में था। इसका इम्पैक्ट ये पड़ता है कि 1926 से 30 के बीच में एग्रीकल्चर का प्राइस जो है वो डिक्लाइन होता है। जो एग्रीकल्चर के गुड्स थे, जैसे आपका वीट है, राइस है, इनका डिमांड जो है अदर कंट्री में कम हो जाता है। तो जो फार्मर्स थे, अब वो जो प्रोडक्शन कर रहे हैं उनको कोई परचेज नहीं करेगा, कोई खरीदेगा नहीं, तो जो लोन लिए हैं वो कैसे पे करेंगे। तो पूरे कंट्री में एक तरह से कंडीशन बहुत ही टर्मोइल था, बहुत ही अनसर्टेन था, बहुत ही प्रॉब्लमेटिक था 1930 के बाद से, है ना। तो फिलहाल आपको यहाँ से इस वाले पैराग्राफ से सेकंड वाले से क्या बन सकता है कि इंडिया में 1920 और 30 के बीच में
दो मेजर डेवलपमेंट क्या थे। तो पहला था वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन और दूसरा था पुअर कंडीशन ऑफ फार्मर्स ऑफ इंडिया, है ना, क्योंकि वो अपने हार्वेस्ट को सप्लाई नहीं कर पा रहे थे, उनके हार्वेस्ट जो थे उनके डिमांड जो थे बहुत ही कम हो चुके थे। अब इसका इसी बीच क्या होता है, इंडिया में कंडीशन बहुत ही प्रॉब्लमेटिक था। ब्रिटिश के खिलाफ ऑलरेडी यहाँ पे गुस्सा चल रहा था। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ऐसे प्रॉब्लम कैसे डील करती है ना। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडियन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक कमीशन भेजा, उसको हम कहते हैं सर जॉन साइमन कमीशन। ब्रिटिश में जो गवर्नमेंट थी वो टोरी गवर्नमेंट थी और उसने साइमन कमीशन को इंडिया में सेंड किया। क्यों सेंड किया, क्योंकि इंडिया में नेशनलिज्म बहुत बढ़ गया था, ब्रिटिश के खिलाफ फीलिंग बहुत बढ़ गई थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट बहुत हो रहा था। तो नेशनल मूवमेंट के रिस्पांस में या साइमन कमीशन को कहा गया था कि इंडिया में अब तक जितने लॉ या बनाए गए हैं, यानी इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम है वो इंडिया में ब्रिटिश के लिए अच्छा है या नहीं है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम को चेक करने के लिए साइमन कमीशन को ब्रिटेन से इंडिया में भेजा जाता है। लेकिन इस कमीशन में कोई भी इंडियन मेंबर नहीं था, जितने ही मेंबर थे यूरोपियन थे। मतलब आप इंडिया में आ रहे हैं, आप इंडिया के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म की बात करने जा रहे हैं, लेकिन आप किसी इंडियन को उसमें शामिल नहीं किए हैं। वो कुछ इस तरह से है कि आपके घर में कोई समस्या है और उस समस्या को हल करने के लिए हम बाहर के लोगों से समाधान पूछ रहे हैं कि आपके घर की समस्या को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये एक तरह से बहुत ही मीन्स इफ़ वी आर सफरिंग मेजर प्रॉब्लम्स इन माई फैमिली, सो बेसिकली इट इज़ माई फैमिली हु विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रिंगिंग सम काइंड ऑफ सोल्यूशन, नॉट आउटसाइडर। तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, इंडियन प्रॉब्लम को चेक करने के लिए, यानी इंडिया में जो 1930 के पहले जो लॉ एग्जिस्ट करते थे या कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम जो एग्जिस्ट करता था वो कितना प्रॉपर है, कितना रेलेवेंट है, उसके लिए साइमन कमीशन इंडिया में विजिट करता है। लेकिन इस कमीशन का इंडिया में अपोज होता है क्योंकि इसमें किसी इंडियन को शामिल नहीं किया गया था। तो साइमन कमीशन में जितने भी ब्रिटिशर्स थे या यूरोपियन थे वो जहाँ जहाँ विजिट करते हैं, तो कांग्रेस पार्टी, मुस्लिम लीग सभी ने इस कमीशन का अपोज किया। साइमन कमीशन गो बैक के नारे लगाए, है ना। तो इंडिया के डिफरेंट एरिया में प्रोटेस्ट होता है। तो इसी बीच क्या होता है, उस वक्त इंडिया में जो इंडिया के हेड थे या वायसराय थे, वायसराय पोस्ट है, डेजिग्नेशन है, और ये इंडिया के हेड जो उस वक्त ब्रिटिश टाइम पे हुआ करते थे उनको हम वायसराय कहते थे। तो लॉर्ड इरविन ने 1929 में अनाउंसमेंट किया एक बहुत ही वेग ऑफर। वेग मतलब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए मैं आपको पढ़ाऊँ लेकिन ना कोई क्लैरिटी ना हो, यानी मैं इसके बारे में बहुत कुछ एक्सप्लेन करता हूँ लेकिन आपके दिमाग में कुछ आ नहीं रहा है। तो वैसे उन्होंने भारत के लिए एक रिफॉर्म की बात किया, लेकिन भारतीयों को समझ नहीं आया कि ये रिफॉर्म किस कॉन्टेक्स्ट में है। तो जो उन्होंने ऑफर किया था इंडिया में रिफॉर्म का वो क्लियर नहीं था, अनक्लियर था। उन्होंने कहा इंडिया में हम डोमिनियन स्टेटस लाएंगे, मीन्स इंडिया में ब्रिटिश रूल रहेगा लेकिन इंडियन को पॉलिटिक्स में और एडमिनिस्ट्रेशन में इंडियन को हम उनका रिप्रेजेंटेशन बढ़ा देंगे। तो जो ऑफर किए थे वो अनक्लियर था, वेग था। डोमिनियन स्टेटस का ऑफर किए थे। डोमिनियन स्टेटस का मतलब क्या होता है, इंडिया ब्रिटिश का पार्ट बना रहेगा लेकिन इंडियन को एडमिनिस्ट्रेशन में और पॉलिटिक्स में उनका नंबर बढ़ा दिया जाएगा, है ना। उसके अलावा इंडियन के डिमांड को पूरा करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, अपने कंट्री में लंदन में उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, लंदन में उन्होंने कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज किया और जिसको हम कहते हैं राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1930 से लेकर 32 के बीच में 3 कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज किए, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस और थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो कांग्रेस पार्टी के मेंबर थे वो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। सेकंड में गांधी जी कांग्रेस पार्टी को रिप्रेजेंट करने गए थे। तो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, उस वक्त महात्मा गांधी भी लंदन गए थे, उस वक्त B.R. अम्बेडकर भी गए थे और प्रिंसली स्टेट के जो रूलर थे वो भी वहाँ पे गए थे। तो गांधी ने कहा कि हम इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अम्बेडकर ने कहा कि आप इंडिया को नहीं, आप कांग्रेस पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, प्रिंसली स्टेट्स ने कहा कि आप केवल अपने एरिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, प्रिंसली स्टेट्स को हम राजाओं लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ब्रिटिश गवर्नमेंट ने होस्ट किया था अपने कंट्री में, वो कॉन्फ्रेंस काफ़ी फेल हो गया क्योंकि उसमें कोई मेजर डिसीजन इंडिया के फेवर में वो नहीं ले पाते हैं। उसके बाद क्या होता है कि कांग्रेस के भीतर जो रेडिकल लीडर थे, रेडिकल का मतलब क्या होता है, जो इमीडिएट चेंज चाहते थे, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के रूल के फेवर में नहीं थे, उन्हें हम कहते हैं रेडिकल्स। तो कांग्रेस में जैसे सुभाष चंद्र बोस हो गए या जवाहरलाल नेहरू हो गए, ये बहुत ही अग्रेसिव थे, असर्टिव थे, है ना। और ये मतलब कांग्रेस के लिबरल और मॉडरेट लीडर से डिसएग्री करते थे। मॉडरेट और लिबरल का मतलब क्या होता है कि ऐसे लीडर्स जो ब्रिटिश रूल को फेवर करते हों लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट से एक्सपेक्टेशन करते हैं कि ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडिया में रिफॉर्म करेगी, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म करेगी। मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम, या यहाँ लिखा है ना कि लिबरल और मॉडरेट जो थे वो प्रपोज कर रहे थे कि कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम विद इन फ्रेमवर्क का ब्रिटिश डोमिनियन, मीन्स ब्रिटिश डोमिनियन इंडिया में बना रहेगा और ब्रिटिश डोमिनियन के थ्रू यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम या कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म किया जाएगा।
तो लिबरल और रेडिकल्स जो थे, या सॉरी लिबरल्स और मॉडरेट्स जो थे कांग्रेस पार्टी में, उनको उतना सपोर्ट नहीं मिलता है, क्योंकि उस वक्त अगर कोई ये बात करे कि भारत में ब्रिटिश गवर्नमेंट बना रहे, तो उस वक्त ब्रिटिश गवर्नमेंट का लोग अपोज करते थे। तो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट को सपोर्ट करने वाले लिबरल्स थे, मॉडरेट्स थे, या जो ब्रिटिश गवर्नमेंट को फेवर करते थे, उनको कांग्रेस पार्टी में उतना सपोर्ट मिलना कम हो गया। उसके बाद क्या होता है, कांग्रेस पार्टी के जो यंगर लीडर थे जैसे जवाहरलाल नेहरू, तो 1929 में दिसंबर मंथ में उन्होंने लाहौर प्लेस पर, लाहौर जो आज पाकिस्तान में है, उस वक्त जब इंडिया अनडिवाइडेड था, इंडिया पार्टीशन नहीं हुआ था, तो लाहौर इंडिया का पार्ट हुआ करता था। तो कांग्रेस पार्टी का सेशन होता है, मीटिंग होता है लाहौर में, और उसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू करते हैं। और उन्होंने वहाँ पर पूर्ण स्वराज डिक्लेरेशन किया था कि इंडिया में अब हम फुल इंडिपेंडेंस चाहते हैं, हम ब्रिटिश रूल को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं। और उसके बाद इंडिया में उन्होंने 26 जनवरी को 1930 को इंडिया का इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया। एक तरह से एक नॉमिनल था, एक सांकेतिक था कि हम भारत को अब आज़ाद देखना चाहते हैं। तो एक लोगों में एक मैसेज दिए कि हम भारत में इंडिपेंडेंस डे हम 26 जनवरी को सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। हालांकि उस वक्त ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कहा कि ये लोग भले सेलिब्रेशन कर रहे हैं, लेकिन इनके सेलिब्रेशन से हमको कोई बहुत बड़ा खतरा नहीं है ना। उसके बाद क्या होता है, उसी दिन 26 जनवरी 1930 को जो इंडियन थे उन्होंने प्लेस किया कि हम ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ स्ट्रगल करेंगे, इंडिया को इंडिपेंडेंस दिलाएंगे, है ना। लेकिन इस तरह के सेलिब्रेशन से बहुत पब्लिक अटेंशन नहीं मिल पाता, बहुत पब्लिक इस तरह से इंथुजियास्टिक नहीं थे। तो उस वक्त महात्मा गांधी ने फील किया कि हमें पीपल को कनेक्ट करने के लिए कोई ना कोई मैटर या कोई ना कोई टॉपिक चाहिए, जिसके माध्यम से हम कोई मास मूवमेंट या कोई ब्रॉड बेस्ड मूवमेंट या कोई मैसिव मूवमेंट या कोई बहुत बड़ा आंदोलन हम लॉन्च कर सकें। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में क्या होता है कि महात्मा गांधी जो थे वो साल्ट मार्च करते हैं। साल्ट मार्च का मतलब क्या होता है, आपको पता है कि जैसे मान लीजिए आप कोई, जब कोई आप मीन्स आप जब कोई मतलब जैसे यहाँ पे एक प्रैक्टिकल एग्जांपल हम आपको दें, जब भी आप कोई मतलब डिस्कशन करते हैं, डिबेट करते हैं, तो आपको एक टॉपिक चाहिए होता है जिसके माध्यम से आप अपने पॉइंट को जस्टिफाई कर सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए ब्रिटिश रूल इंडिया में रॉन्ग था, ये सभी जानते हैं, इमोरल था क्योंकि वो इंडियन के अगेंस्ट में था। ब्रिटिश रूल इंडिया में हर तरीके से रॉन्ग था, इलीगल था, अनकॉन्स्टिट्यूशनल था। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट को हटाने के लिए और इंडियंस को उस आंदोलन से, ब्रिटिश गवर्नमेंट को हटाने के लिए इंडियन कैसे यूनाइट हो पाएंगे, या इंडियन जो है वो किस तरह से यूनाइट हो सकते हैं, उसके लिए महात्मा गांधी ने क्या किया, उन्होंने एक मास मूवमेंट का प्लानिंग किया। और लोग कैसे कनेक्ट होंगे, जब लोगों को हम कन्विंस करें कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ये पॉइंट पे रॉन्ग है, इसलिए मास मूवमेंट या लोग जो है एक साथ आने शुरू कर दें। तो गांधी ने क्या किया, आप जानते हैं कि उस वक्त 1929 और उसके पहले जो साल्ट था उस पर ब्रिटिश गवर्नमेंट टैक्स लगाते थे। साल्ट पे जो टैक्स था वो बहुत ही इनह्यूमन था, ये साल्ट पे टैक्स बहुत ही अधिक था। साल्ट जहाँ पे फ्री में अवेल थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट इसको नष्ट कर देती थी, जिससे जो इंडियंस हैं वो चीप कॉस्ट में साल्ट का यूज़ न कर सके। तो अब महात्मा गांधी ने क्या किया, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को स्टार्ट करने के पहले उन्होंने साल्ट मूवमेंट को लॉन्च करने का प्रयास किया। तो चलिए हम अगले वाले टॉपिक में साल्ट मार्च के बारे में डिस्कशन करेंगे।